मेरा नमस्कार। जैसा आप बोर्ड में देख रहे हो टीजीटी मैथ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो वीडियो है वो टीजीटी की परीक्षा देने वाले ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल है जो मैथ का विषय चुनकर फॉर्म भरे हैं। अभी परीक्षा 3 या 4 माह तो नहीं होने वाली है, तो मुझे लगता है कि इस दौरान इतनी मेहनत कर ली जाए कि जब हम लोग पेपर दे के लौटें तो कम से कम इतना विश्वास तो हो कि हाँ, हमने एक सीट तो कम से कम ले ही ली है। ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। इस सफ़र का ये पहला वीडियो है और यहाँ पर किसी न किसी चैप्टर से हमें शुरुआत करनी है। तो मेरे पास 2 चैप्टर मेरे माइंड में थे, या तो मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करता क्योंकि पूरी मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का हर जगह प्रयोग होता है, और या फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी आपको हर जगह मिलेंगे। फिर मैंने निश्चय किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो? 2 हो, वो कहलाता है द्विघात समीकरण। जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात का मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसमें एक शर्त भी होती है कि a क्या हो, वो 0 ना हो। इसका मतलब क्या है कि अब अगर मान लीजिए आप a को 0 कर दोगे तो क्या बचेगा? bx + c बचेगा ना, और इसकी पावर क्या है? इसकी पावर तो 1 रह जाएगी। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण में पावर क्या होनी चाहिए, घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसलिए a को आप 0 नहीं कर सकते हो। हाँ, b को कर सकते हो। अगर आप b को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ax² प्लस, अगर b 0 हो जाएगा तो 0 × x, तो टर्म 0 हो गया, प्लस c = 0। आप चाहो तो c को 0 कर लो, ax² + bx, और c 0 हो जाएगा तो लिखा नहीं जाएगा और ये 0। इन दोनों कंडीशन पे देखो, इस इक्वेशन को देखो चाहे इस इक्वेशन को देखो, पावर क्या है? 2। किसी भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है, किसी भी समीकरण की जो अधिकतम घात होती है, वही उस समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ अधिकतम घात क्या है? 2, इसलिए द्विघात है। यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसलिए द्विघात है, यानी क्वाड्रेटिक है। पर यहाँ पर अगर आपने a को 0 कर दिया तो फिर bx + c बचेगा, और यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर रह जाएगी 1, और इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इतना जाने कि ax² + bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण होता है। सपोज मान लीजिए आपको कहीं लिखा हुआ है x² + 5x + 4 = 0, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये द्विघात समीकरण है। चलिए, अब द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस पर ज़्यादा गहराई से न जाते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है x² + 5x + 4। अब आपने क्लास 9th या इससे पहले भी फैक्टर करना सीखा होगा और इस समीकरण को हल करना सीखा होगा। अब अगर हम इस समीकरण को हल कर दें तो देखिए हमको क्या मिलता है, x² + 4x + x + 4। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको गुणनखंड करने आते हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि जो लोग टीजीटी मैथ से पेपर दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो मैथ से तो जुड़े हुए हैं, इसलिए बेसिक चीज़ें उन्हें पता हैं। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि एक बार बेसिक चीज़ें तो आपको बताता ही रहूँ। एक बार x + 1 = 0 और एक बार x + 4 = 0। यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल गई, x = -1 और x = -4। यानी ये जो x की 2 वैल्यू आपको मिली हैं, कौन कौन सी? x = -1 और x = -4। आखिर ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि भाई साहब, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, अगर इसे आपको सेटिस्फाई करना है, अगर इसे आपको संतुष्ट करना है, तो x के 2 ही मान आपको रखने होंगे, या तो -1 या तो -4। सपोज मान लीजिए हम -1 रखें तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 5 × -1 और +4। -1 का स्क्वायर देखिए क्या होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 5 × -1 -5, और ये +4। देखिए 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5, और 5 - 5 कट गया, क्या हो गया? 0। देखिए बराबर 0 आ गया। इसका मतलब इसमें अगर हमने क्या रखा, -1 रखा, तो ये चीज़ हो गई 0, और 0 = 0। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। मान लीजिए आप -4 रखना था तो रखिए -4, x की जगह -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर + 5 × -4 और +4। जरा करिए, 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 + 4, 16 और 4 20,
20 माइनस 20 कट के क्या हो गया 0। यानी x का मान आपने -1 रखा तो भी ये 0 हो गया, -4 रखा तो भी ये 0 हो गया, और ये 0 बराबर 0, बात सही है। इसका मतलब x के दोनों मान इस दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। हम कुछ और रख के देखें, अगर मान लीजिए हमारी मर्जी है हम 3 रख के देखें क्या संतुष्ट करेगा। यहाँ पर रखिए 3, 3 तिरका 9 प्लस 5 गुणे 3 और प्लस 4, 9 15 और 4, 15 4 19, 9 28 हो जाएगा। अब यहाँ जब 28 आएगा, 28 बराबर 0 क्या कभी होता है? नहीं होता ना। इसका मतलब ये जो समीकरण है आपका वो x के केवल 2 मानों पर ही संतुष्ट होगा, वो भी दोनों मान क्या हैं? -1 और -4। इसके अलावा x का आप कोई भी वास्तविक मान रखेंगे ये संतुष्ट नहीं होगा। तो अब भाई इस समीकरण को अगर यही संतुष्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ तो हैं, इस समीकरण के साथ इनकी कोई तो रिश्तेदारी है, और उस रिश्तेदारी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो दोनों मान निकले हैं x के, ये इस समीकरण के मूल है। इस समीकरण के क्या है? मूल है। इस समीकरण के क्या है? रूट है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रूट्स। अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? मूल बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई, कोई भी द्विघात समीकरण अगर आपको दिया गया है और अगर आप उसे हल करते हैं तो उसके 2 मान मिलेंगे आपको अधिकतम, और उन दोनों मानों को आप क्या बोलोगे? उस द्विघात समीकरण के मूल बोलोगे, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलोगे। तो ये भैया रूट्स हो गए। अब कई किताबों में इन्हीं रूट्स को क्या कह दिया जाता है? इन्हीं रूट्स को कह देते हैं अल्फा और बीटा। यानी जो भी द्विघात समीकरण था उसको आपने हल किया, x का एक मान निकला उसको आपने बोल दिया अल्फा, और दूसरा मान निकला उसको बोल दिया बीटा। जरूरी नहीं कि पहले वाले को आप अल्फा बोलो, दूसरे वाले को भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मतलब किताबों का एक नोटेशन है। तो ये अल्फा और बीटा होता क्या है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने पर जो 2 मूल मिलते हैं उन्हीं का नाम दिया गया है अल्फा और बीटा। तो ये चीज़ आप इतना कम से कम समझें। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ये बताना है आपको कि बताइए x-1 और x-2 द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होते हैं? द्विघात समीकरण वही होते हैं जिनकी अधिकतम घात क्या हो, जिनकी घात क्या हो? 2 हो। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, आप पहली दृष्टि में तो कह सकते हो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हल करोगे तो ये जब x × x करोगे तो x² आएगा, बाकी पूरा हल करने पर भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन देखिए घात आपको मिल गई ना 2। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण हो गया। मान लीजिए लिखा होता है x + 1/x = 5। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा x² + 1 = 5, ये हो जाएगा x² - 4 = 0। देखिए अधिकतम घात क्या है? 2। 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। समीकरण में अधिकतम घात जो है वो कहलाता है जो है द्विघात समीकरण। तो ये तो फिलहाल आपसे नहीं पूछेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या जाना था? हम लोगों ने जाना था कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूल होते क्या है, वो उसको हल करने पर आपको मिलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन मूलों के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इस सवाल को हल किया तो हमको मूल कैसे मिले? -1 और -4 मिले। मान लीजिए हम इस सवाल को हल करते x² + 6x + 9 = 0, और मान लीजिए अब हम इसको हल करते तो हमको क्या मिलता? हमको मिलता x² + 3x + 3x + 9 = 0 मिलता। यहाँ से x कॉमन लेते, x + 3 कॉमन लेते, x + 3 = 0। अब आप सॉल्व करते तो x + 3 = 0 एक बार, x + 3 = 0 एक बार, यहाँ से भी x = -3 और यहाँ से भी x = -3। अब आप देखिए यहाँ पर 2 मूल मिले थे लेकिन दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर 2 मूल मिले हैं लेकिन दोनों एक जैसे हैं। अभी जब आप आगे पढ़ोगे मूलों की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, और फिर आप वहाँ ये पढ़ोगे कि एक जैसे मूल यानी वास्तविक और एक समान, वास्तविक और असमान, तो वहाँ पर जब मैं आपको बताऊँगा तो ये चीज़ आपको रिकॉल करनी पड़ेगी कि भाई अलग अलग और एक जैसे ये क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मूल तो हम लोगों ने निकाल लिए। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी चाहिए कि
सपोज मान लीजिए आप फैक्टर कर रहे हो, इसका किया आपने फैक्टर इसका कर लिया। कैसे करा? गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किया। लेकिन क्या गुणनखंड से हर एक सवाल हल हो सकता है? होने को तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल होगी किसी किसी सवाल में कि आपको लगेगा कि शायद हो ही नहीं सकता। तो इस कमी को दूर करने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक फार्मूला दिया। और जिस फार्मूला की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है √3x² माइनस 2√2x और -2√3 = 0। अब अगर आपसे कोई कहे इसके मूल ज्ञात करो, इसके मूल ज्ञात करने का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है भैया इस समीकरण को हल करके x के ऐसे दो मान हमको बता दो कि अगर उनको हम यहाँ पर रखें तो LHS बराबर RHS हो जाए। ठीक है, यानी आपको रूट्स बताने हैं, मूल बताने हैं। दो तरीके हैं, या तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, लेकिन चूंकि मुझे श्रीधराचार्य जी का फार्मूला आपको समझाना है इसलिए मैं उस विधि से करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाऊँगा। श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य जी का। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आएंगे। और डायरेक्ट एडवांस लेवल पे आने पर थोड़ा दिक्कत ये है कि जो लोग टीचिंग नहीं करते हैं और काफ़ी समय पहले पढ़ के रखा हुआ है तो काफ़ी चीज़ें वो भूल चुके होंगे, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। और जिनको बेसिक चीज़ें आती हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, उनको थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अब B, A और ये C होता क्या है? देखिए कोई भी द्विघात समीकरण आपको दिया गया है तो देखिए यहाँ x² का गुणांक मानक समीकरण में क्या होता है? A। अगर आपको A निकालना है इसका मतलब आपको क्या देखना है? जो x² का गुणांक है। इस सवाल में x² का गुणांक क्या है? √3 है, यानी x² का कोफिशिएंट है, यानी जो गुणा में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? √3। b क्या होता है? b होता है x का गुणांक, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x के साथ क्या गुणा में लिखा हुआ है? -2√2 लिखा हुआ है। और c क्या होता है? c होता है बिना x वाला, तो ये बिना x वाला यानी अचर पद जिसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ये क्या है? 2√3 है। अब आपको क्या निकालना है? आपको x के मान निकालने हैं, यानी रूट्स निकालने हैं। फार्मूला क्या अप्लाई करोगे? श्रीधराचार्य जी का -b। फार्मूला देखिए लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, -b, यानी माइनस की जगह माइनस, और b खुद भी माइनस है तो इसको ऐसे आप लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b², b की वैल्यू क्या है? 2√2 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू a क्या है? √3 है, और c क्या है? माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया है ना। और अपॉन 2a, यानी 2 इंटू, देखिए अपॉन 2 है ना फार्मूले में, तो 2 इंटू a की जगह क्या है? √3। ये आपका हो गया। इसको जरा आप सॉल्व करिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, 4 गुणे दूनी 4 दूनी 8, और √3 गुणे √3 3, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3, और सब गुणा में है तो 8 त्रिक 24 हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब आप देखिए ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 32 है ना, बटे 2√3। आपको देखिए x बराबर मिला है 2√2 प्लस माइनस 4√2। 32 को आप लिख सकते हो 4√2। कैसे? जब 32 के फैक्टर करोगे तो 5 बार 2 आएगा, है ना। और जब 5 बार 2 आएगा तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, और बटे क्या हो गया आपका? 2√3। अब देखिए, अब आप जितना सॉल्व कर सकते थे कर चुके। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस लगा है इसका मतलब क्या है? एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। प्लस लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह लेंगे तो आपका क्या होगा? देखिए 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3, तो 2 और 4 6√2, या कॉमन आप √2 ले लोगे तो 4 तो 6 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 6√2 बटे 2√3। 2 से काटो, 2 3 6, तो ये क्या हो गया? 3√2 अपॉन √3। ये आपको एक इसका आंसर मिल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला।
मान लीजिए माइनस ले लेते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3। तो ये बचेगा माइनस का 2√2 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस का √2 अपॉन √3, माइनस का √2 अपॉन √3। ये आपने निकाले और ये आपको x के 2 मान प्राप्त हो गए। तो आप ये समझ चुके हैं कि श्रीधराचार्य जी के फार्मूले का प्रयोग दरअसल हमें वहाँ करना पड़ता है जहाँ पर फैक्टर करना थोड़ा आसान ना हो। हालांकि इसका फैक्टर तो आसानी से हो सकता था, लेकिन कभी कभी सवाल और इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि आप आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे नॉर्मल गुणनखंड का प्रयोग करके, और वहाँ पे आपको प्रयोग करना पड़ेगा श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। तो ऐसा करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ और उन क्वेश्चंस को आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके खुद करिएगा। मैं उनके आंसर भी आपको लिख देता हूँ ताकि जब आप उसे खुद करेंगे तो आपको जो है बड़ा आसान सा महसूस हो, आपको लगे कि हाँ आपने जो किया है वो आपका सही आया है और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। वैसे ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ आपको, ये सेल्फ आपको करना है। पहला क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और इसका जो आंसर आएगा वो √6/3 आएगा, यानी इसका एक ही रूट आएगा। एक्चुअली दोनों रूट बराबर आ जाएंगे, एक जैसे आ जाएंगे, इसलिए इसका एक ही रूट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है √3 x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसका आंसर जो आपको मिलने वाला है, पहला रूट माइनस √3 होगा और दूसरा 7/√3 होगा माइनस का। और तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे रहा हूँ मैं x² माइनस 1 प्लस √2x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, है ना। इसका जो आंसर आएगा वो √2 आएगा और 1 आएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, और इसका जो आंसर आएगा वो √3 आएगा और एक 1 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है AB x² प्लस B² माइनस AC इंटू x माइनस BC इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर मुझे और लिख देना चाहिए, ये है C/B और माइनस B/A। इसका आंसर क्या आएगा, C/B और माइनस B/A। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में तो लगेंगे कि भाई बड़े से हैं, इसको श्रीधराचार्य जी के फार्मूले का प्रयोग कर ले, तो ऐसा नहीं है। हमको करना क्या है, श्रीधराचार्य जी के फार्मूले का प्रयोग तब ही करना है जब वो आवश्यक हो, यानी जब हम आसानी से उसके गुणनखंड ना कर पा रहे हों। ज़रा देखिए, जैसे अगर हम इन दोनों सवालों को देखें, इसको भी हम कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, लेकिन चूंकि हमें बताना था श्रीधराचार्य जी के फार्मूले का प्रयोग करके, तो इसलिए बताया आपको। देखिए सामान्य गुणनखंड से भी हो सकते हैं। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, x², अब x का अंदर गुणा करा दो तो माइनस √3x, और अंदर गुणा कराओगे तो माइनस x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ से x कॉमन तो क्या बचा, x माइनस √3 बचा, यहाँ से -1 कॉमन तो क्या बचा, x माइनस √3 बचा इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 1 हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस √3 हो गया इक्वल्स टू 0। क्या आसानी से नहीं आ गए, x बराबर यहाँ 1 आ गया और यहाँ से x बराबर क्या आ गया, √3। दोनों रूट आपको आसानी से मिल गए। अब अगर आप श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाते तो आपका क्वेश्चन बड़ा होने वाला था। इट मीन्स आपको डिसाइड करना है किस जगह श्रीधराचार्य जी का फार्मूला आपके लिए फ़ायदेमंद है और किस जगह आप नॉर्मली गुणनखंड कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब सपोज मान लीजिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखने से तो लग रहा है यार हो सकता है, पता नहीं क्या करें। अब आप थोड़ा प्रयास करके देखिए क्या ये नॉर्मली हो सकता है। तो जैसे ये AB x² था प्लस B² अंदर आएगा x माइनस AC x माइनस BC इक्वल्स टू 0। अब होगा कि नहीं होगा यही आपको पता चल जाएगा। ज़रा आप देखिए यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है B और x, तो अगर BX कॉमन ले लोगे तो बचेगा AX, है ना, और प्लस BX, ये तो बचेगा, सॉरी हाँ। अब आप देखिए यहाँ से कुछ कॉमन लोगे, माइनस का कॉमन ले सकते हो और कुछ कॉमन आपको मिलेगा और कुछ आपको कॉमन यहाँ से नहीं मिलने वाला। इसका मतलब हम लोग कुछ कॉमन गलत तरीके से ले रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको इधर ले आओ। ये सब तरीके इसलिए हैं ताकि आप सोच सको हर तरीके से। माइनस AC x लिख दो प्लस B² x लिख दो माइनस BC लिख दो। अब क्या आप कुछ कर सकते हो, यहाँ से क्या कॉमन आपको मिल सकता है, यहाँ से A मिल सकता है कॉमन और आपको सिर्फ x कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ BX बचेगा
और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा, क्योंकि ए एक्स तो चला गया। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, यहाँ से आपको बी कॉमन मिल सकता है, तो क्या बचेगा, देखिए बी एक्स और माइनस सी, हो गया काम, अंदर सेम आ गया अगर, तो आपका काम आसानी से हो गया। नहीं आपके दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा था कि भैया ये श्रीधराचार्य से होगा कि नॉर्मली होगा, तो आपने इन्हीं 3 स्टेप में जान लिया। तो एक हो गया ए एक्स प्लस बी और एक हो गया बी एक्स माइनस सी, और यहाँ से तो बहुत आसान होता है, एक बार ए एक्स प्लस बी बराबर 0 कर लो और एक बार बी एक्स माइनस सी बराबर 0 कर लो। तो यहाँ से ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और यहाँ से बी एक्स बराबर हो जाएगा सी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई बी। देखिए दोनों रूट आपको मिल गए। खैर बाकी दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, आंसर मैंने आपको लिख दिया है। तो फिलहाल आप क्या जाने, आप अभी तक जाने द्विघात समीकरण क्या होता है, आप जाने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का द्विघात समीकरण होता है, जहाँ पर ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए 0 होने पर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर घात 2 नहीं बचेगी। उसके बाद आप जाने कि फैक्टर कैसे करते हैं। खैर ये तो नहीं जाने कैसे करते, क्योंकि मैंने मान लिया कि आपको आता है ना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। फिर भी नहीं आता तो आप बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग टीचर्स होते हैं और मैथ से अगर वो टीजीटी करना चाह रहे हैं तो मैथ का बेसिक जानकारी तो रखते ही हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जिनका गुणनखंड करना थोड़ा सा हमको कठिन लगे, हम ना कर पा रहे हों, तो श्रीधराचार्य जी ने अपना ब्रह्मास्त्र दिया, उसका प्रयोग करो, उससे हर चीज़ का गुणनखंड बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, मूलों की प्रकृति के बारे में, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी, है ना। और अब हम लोग बिल्कुल वहीं पर पहुँच चुके हैं कि मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोगों को क्या जानना है इस सवाल में, इस टॉपिक में। देखिए जरा ध्यान से, ये आपका द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इस द्विघात समीकरण को जब आप हल कर रहे थे तो आपने एक श्रीधराचार्य जी का फार्मूला पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आपने पढ़ा था ना। ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी किसी किताब में ऐसा भी आपको लिखा मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी लिख देंगे अपॉन 2a। ये डी क्या होता है, ये डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है, विविक्त कर होता है, और इसका मान क्या होता है, इस डी का मान ही एक्चुअली होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो d है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर बोलते हैं, इसका मान ही क्या होता है, इसका मान ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी वजह से यहाँ पर d भी लिख दिया जाता है। खैर हम लोग ये जाने कि जो d है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, इसको हम लोग विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसका प्रयोग करके हम मूलों की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं सर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको कोई भी समीकरण अगर दिया गया है, अगर आपको कोई भी समीकरण दिया गया है और उसके मूलों की प्रकृति बतानी है, यानी उसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, अवास्तविक हैं, अगर वास्तविक हैं तो दोनों मूल एक जैसे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, ये सब अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे। तो देखिए अगर मान लीजिए आप किसी समीकरण का डी निकालना है तो 3 कंडीशन बन सकती हैं, या तो वो क्या होगा, 0 होगा, या तो वो 0 से बड़ा होगा, भाई डी निकालोगे आप, और या तो डी 0 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन ही तो बनेंगी, चौथी कंडीशन तो बनेगी नहीं। अब अगर डी 0 के बराबर है तो जो आपके 2 मूल निकलेंगे वो दोनों मूल क्या होंगे, मूल यानी रूट वास्तविक होंगे, रियल होंगे, वास्तविक और एक जैसे होंगे यानी समान होंगे। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस समीकरण का d0 आया है तो अगर हम उस समीकरण को हल करें तो हमें x के जो 2 मान मिलेंगे वो दोनों एक जैसे मिलेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने एक सवाल किया था जिसमें x के दोनों मान 3-3 ही आ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि आगे जब हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब अगर कोई समीकरण आपको दिया गया है और उसका आपने d निकाला यानी विविक्त कर निकाला, वो 0 आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि इस समीकरण को हल करने के बाद जो 2 मान x के मिलेंगे वो दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ये बात समझ में आई। अभी सवाल भी हम लोग कर लेंगे। सपोज मान लीजिए कोई सवाल दिया गया है आपको x²
प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब आप ज़रा इसका d निकालिए। देखिए d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब आपको अब तक इतना तो पता चल चुका होगा कि b क्या होता है। b जो होता है वो x का गुणांक होता है। देखिए b x के गुणांक में लिखा होता है, तो x का गुणांक कितना है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है, a x स्क्वायर के साथ गुणा में लिखा होता है, तो x स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ नहीं लिखा है, तो क्या है यहाँ पर 1 है। और c की जगह क्या है, c की जगह 16 है। देखिए c अचर पद होता है, बिना x वाला होता है 16। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, माइनस 16 कम 16 चुको 64, 64 से 64 कट गया तो क्या आया 0 आया। इसका d क्या आया 0 आया। इसका मतलब हम इसको बिना हल किए कह सकते हैं कि इसके जो दोनों मूल होंगे वो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी एक शर्त पढ़ी, कंडीशन पढ़ी कि अगर d 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर आप करके देखना चाहो तो कर लो भाई। इसके फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए बाहर वाले एक बार लिख लीजिए, एक बार अंदर वाले लिख लीजिए, इक्वल्स टू 0। अब आप जब करोगे x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से भी x का मान -4 मिला, यहाँ से भी x का मान -4 मिला। तो ये बताने का तात्पर्य क्या था कि अगर किसी द्विघात समीकरण को आप हल कर रहे हैं और उसका आप विविक्त कर निकाल रहे हैं, यानी d निकाल रहे हैं, और अगर आप 0 पा रहे हैं तो आप बिना हल किए, जैसे हमने यहाँ हल किया, आप बिना हल किए बता सकते थे कि उसके जो भी मूल होंगे, जो भी रूट होंगे वो बराबर होंगे। चलिए अब दूसरी शर्त पर चलते हैं। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि अगर d 0 से बड़ा आ जाए, यानी कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, 1, 5, 7, 10, 12, 14 कुछ भी आ जाए, यानी 0 से बड़ा हो, तो मूल कैसे होंगे? तो मूल वास्तविक तो यहाँ पे भी होंगे, मूल वास्तविक देखिए यहाँ पर भी थे, मूल वास्तविक यहाँ पर भी होंगे, पर यहाँ पर एक जैसे आ रहे थे, पर यहाँ क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, असमान आएंगे। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ रियल और इक्वल थे, और यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसका आप d निकालिए। देखिए d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और c क्या है 4, 5 25 माइनस 16 क्या आया 9 आया। d का मान आया 9, यानी d 0 से बड़ा आ गया ना। इसका मतलब ये है कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, इस समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। हम बिना हल किए इसको कह सकते हैं इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके मूलों के बारे में बताइए। पहला ऑप्शन है मूल वास्तविक और समान, दूसरा है मूल वास्तविक और असमान, तीसरा है मूल अवास्तविक होंगे, चौथा है मूल जो है अवास्तविक और असमान होंगे। तो देखिए अगर d 0 से बड़ा है तो मूल तो वास्तविक होंगे, क्योंकि d 0 हो चाहे 0 से बड़ा हो, मूल दोनों ही केसेस में वास्तविक होते हैं। अगर 0 होता है तो समान हो जाते हैं, और 0 से बड़ा होता है तो असमान हो जाते हैं। तो अब आप ये कह सकते हो कि इसके मूल वास्तविक और असमान है। चाहे तो करके देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपका कॉमन मिला x प्लस 4, यहाँ से 1 कॉमन मिला तो क्या हो गया x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी -1 और -4। देखिए दोनों ही वास्तविक हैं, दोनों को संख्या रेखा पर आप दर्शा सकते हो, -1 को भी दर्शा सकते हो, -4 को भी दर्शा सकते हो, और दोनों अलग अलग हैं। बात समझ में आई? अब देखिए तीसरी कंडीशन होती है आपकी, अगर d 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव आ जाए तो मूल क्या हो जाएंगे, तो मूल आपके अवास्तविक हो जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक भी, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं अधिकल्पित भी। कुछ भी लिखा हो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं नॉट रियल, या मान लो बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज मानिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसका d निकालिए। इसका d जब आप निकालोगे तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। b क्या होता है, x का गुणांक होता है, x के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे 2, 1
ए की जगह रखा है। क्यों ए की जगह रखा है? क्योंकि ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और कुछ नहीं है तो 1 है। और सी की जगह क्या रखा है? 2, क्योंकि अचर पद यहाँ पर क्या है? 2। तो हो जाएगा 1 माइनस 4 दूनी 8, क्या मिला आपको? -7। डी का मान देखिए 0 से छोटा हो गया, और डी का मान 0 से छोटा हो गया तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि जो दिया गया समीकरण है इसके मूल कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, नॉट रियल रूट्स होंगे। अब चलिए करके देख लेते हैं, जैसे सबका देखा तो इसको भी देख लेते हैं। अब इसका नॉर्मली आपको अगर फैक्टर करने को कह दिया जाए तो आप गुणनखंड विधि से इसको नहीं कर सकते हैं। तो जब जिसको हम गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते हैं तो भैया उसके लिए हम अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग करें, जो हमारे श्रीधराचार्य जी दे गए हैं हम लोगों को। भाई उसका प्रयोग भी तो होना चाहिए, नहीं तो रखे रखे जंग खा जाएगा वो। तो अब देखिए भाई, जैसे लिखा हुआ है x² + x + 2 = 0। a होता है x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1, b होता है x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और c दिया गया है 2। और आपको हल करना है तो फार्मूला होता है -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। ये श्रीधराचार्य जी का फार्मूला होता है। अब आप देखिए b की जगह क्या है? b की जगह है 1 प्लस माइनस, देखिए माइनस की जगह माइनस, b की जगह b की वैल्यू प्लस माइनस, रूट के अंदर b की जगह b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 2 है ना, और अपॉन 2, और a की वैल्यू क्या है? 1। तो अब ये देखिए क्या हो गया? -1 प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 4 दूनी 8 है ना, और अपॉन 2 एकम 2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -7, रूट के अंदर क्या हो गया? -7/2। रूट के अंदर अगर आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाए, रूट के अंदर अगर आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाए तो वो समझ लो काल्पनिक मान होता है। वो क्या होता है? वो काल्पनिक हो जाता है, यानी वो इमेजिनरी हो जाता है। अब अगर ये इमेजिनरी हो गया तो इमेजिनरी यानी काल्पनिक में कुछ जोड़ोगे तो वो भी काल्पनिक, और उसमें कुछ भाग दोगे तो वो भी काल्पनिक। ओवरऑल ये क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। देखिए आपका d क्या निकला था? d -7 यहाँ पर निकला था। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत थी ही नहीं। अगर आपसे नेचर ऑफ द रूट पूछे गए थे तो आप केवल d निकाल के बता सकते थे कि इसके जो मूल निकलेंगे वो काल्पनिक होंगे। हम तो सिर्फ उस बात को समझा रहे हैं आपको कि भैया हाँ हैं काल्पनिक, देखो ऐसे हैं। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आपको पता होगा एक आयोटा होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। तो अब देखिए रूट के अंदर अगर -7 लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √7 × रूट के अंदर -1 लिख सकते हैं ना। और इस रूट के अंदर -1 को क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। तो अगर रूट के अंदर -7 लिखा है तो उसको 7i लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब -1 प्लस माइनस इसके अंदर √7 और i/2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। और i को तो आप वैसे ही जानते हो, i फॉर इमेजिनरी और काल्पनिक। तो ओवरऑल जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसके जो रूट्स आपको मिले वो कैसे मिल गए? काल्पनिक मिल गए। अब आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर किसी द्विघात समीकरण को आपको बताना है कि उसके मूल कैसे हैं, वो हल करने पर जो x के 2 मान मिलेंगे वो कैसे हैं, तो आप केवल सिर्फ इस d की सहायता से बता सकते हो। आपको इतनी बड़ी रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है ज़रा देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो मिटा ही देते हैं। तो मिटाते हुए एक चीज़ को रिवाइज करा दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी तो आप क्या करोगे? d निकालोगे। d क्या होता है? b² - 4ac होता है, ठीक है। और a b c के मान कहाँ से निकालते हैं? तुलना करके निकाल देते हैं। और d अगर 0 आया तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और एक जैसे होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। d 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक तो होंगे पर अलग अलग होंगे। और d 0 से छोटा यानी नेगेटिव आ गया तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे, अधिकल्पित हो जाएंगे। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये एक चीज़ और बताता है। देखिए d अगर 0 से बड़ा है तो क्या है? वास्तविक है। ये बात तो समझ गए, ठीक है ना। d 0 से बड़ा है तो वास्तविक है। लेकिन कभी कभी ये परिमेय और अपरिमेय के आधार पे कह देते हैं कि बताइए मूल परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? देखिए अगर आपने d निकाला और 0 से बड़ा आ गया, ठीक है। उसके बाद जो भी आया है, जो भी नंबर आया है, सपोज मान लीजिए आपने d निकाला और वो आ गया 16, तो अगर वो नंबर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीट स्क्वायर है, तो वो क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन अगर मान लो आ जाता 18
18 का कंप्लीट स्क्वायर होता है? नहीं होता। 16 होता है किसका? 4 का, लेकिन 18 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। किसी भी पूर्णांक का कंप्लीट स्क्वायर 18 नहीं होता। अब आप ये ना कहते ना सर रूट 18 का 18 हो जाएगा, पूर्णांक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब अगर डी निकालते और आ जाता 18 तो आप क्या कह देते? मूल उसके कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी, कुछ नहीं था। तो यहाँ पर दो कंडीशन जुड़ जाएंगी। कौन कौन सी? आपको ध्यान रखना है, अगर पूर्ण वर्ग आया, अगर पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और अगर पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो आप नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। तो अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन आपको एक्चुअली मिलते हैं करने के लिए, कहाँ पर? पेपर में। पहला क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं जिनको देखने से ही डर लगने लगता है कि भैया ये क्या है यार, ये क्या दे दिया, ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया x माइनस पी एक्स माइनस क्यू प्लस एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस आर प्लस एक्स माइनस आर और एक्स माइनस पी इक्वल्स टू 0। अब आपसे क्वेश्चन में कहा कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए। एक्चुअली वो ये नहीं कहेंगे, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, पर आपको तो भाई निकालना ही पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे। अब आप इसको देख रहे हो तो पहले तो सोच रहे हो कि द्विघात है भी कि नहीं, तो ये तो सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे ही आप x इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये द्विघात तो हो गया, ठीक। अब द्विघात अगर ये है तो भैया हम इसका गुणा करें, फिर सब जोड़ें, फिर हम क्या निकालें? डी निकालें। तो हमको देखते ही ऐसा महसूस होने लगा कि भैया ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है। वैसे आजकल होना नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया को सोच के ही आपके मन में आया कि चलो बाद में देखेंगे, टाइम बचेगा तो देखेंगे, वरना फिर बी सी डी ए में कुछ ना कुछ तो मार ही देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लेकिन ये सोच गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्वेश्चन है दरअसल उतना कठिन नहीं, इसको सामान्य प्रक्रिया से आपको नहीं करना। हाँ, जब आप एज ए टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होगे क्लासरूम में, कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों को, तब तो आपको उसी प्रक्रिया से करना है। लेकिन चूंकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको केवल सही आंसर पता करना है, उसकी प्रोसेस नहीं देनी है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन में पी, क्यू और आर की कोई वैल्यूज़ मान लो। जनरली 1, 2, 3 मान लेने से कैलकुलेशन आसान रहता है, इसलिए मैं 1, 2, 3 मान ले रहा हूँ। तो अब ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया प्लस x माइनस 2 और q की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 3, x माइनस 3 प्लस x और r की वैल्यू 3 और a की वैल्यू यानी p की वैल्यू क्या है? 1। ये आपने रख दिया। अब ये रख देने से क्या हुआ? चलिए गुणा करिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x को एक साथ लिख लो, माइनस 3x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे देखिए, इसको आप एक्स स्क्वायर करोगे, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। गुणा करना तो आपको आता ही है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तीनों है तो जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 8x और माइनस 4 यानी माइनस का 12x और 2 6 8 और 8 3 11 यानी 11। अब ये देखिए, छोटी सी आसान सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल चुकी है, एक द्विघात समीकरण आपको मिल चुका है। और अब अगर आप इसका डी निकालोगे तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी क्या होता है? एक्स का गुणांक कितना है? माइनस 12 है, स्क्वायर कर दो, प्लस सॉरी माइनस होता है, माइनस लगा दिया, 4 लिख दिया, ए की जगह कितना है? 3 है, 3 लिख दिया और सी की जगह कितना है? सी की जगह है 11। देखिए, कांस्टेंट टर्म जो होता है वही सी होता है, तो ये आपका 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 3 12, 12 गुणे 11 132। अब 144 में 132 घटाओगे तो क्या आएगा? 12 मिलेगा। और d का मान आपको क्या मिला? 12 मिला। d किससे ज़्यादा हो गया? 0 से ज़्यादा हो गया ना। और अगर d 0 से ज़्यादा है तो आप तुरंत बता दोगे कि जो समीकरण है इसके मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं और असमान हैं। आप तुरंत वो ऑप्शन टिक करोगे जिसमें दिया गया होगा कि
वास्तविक और असमान। क्यों? क्योंकि डी 0 से ज़्यादा आपने निकाला है, 12 निकाला है। हाँ, अगर परिमेय और अपरिमेय के आधार पे ऑप्शन दिए गए हैं तो आप सोच लीजिए। देखिए जो डी निकला है, बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं। 12 क्या किसी पूर्णांक का स्क्वायर होता है? नहीं होता। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 12 तो नहीं होता किसी का स्क्वायर। 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो फिर वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? अगर परिमेय और अपरिमेय के आधार पे आपको उत्तर देना है तो फिर आप ये भी थोड़ा देख लीजिए कि डी अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय है, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। और बाकी कैसे होंगे? असमान तो होने ही होने हैं। क्यों होने हैं? क्योंकि डी का मान 0 से ज़्यादा निकला है। तो ये क्वेश्चन जो था यहाँ से शुरू होता है आपको उस लेवल पर सोचना जहाँ से क्वेश्चन आपके ऐसे हल होंगे टीजीटी में। ठीक है, तो इसको आपको समझना चाहिए था, नोट करना चाहिए था। और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया ए, और क्वेश्चन है ए और बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब आपसे कोई कहे कि भैया इसके रूट्स बताओ, यानी इसके जो रूट्स है उनका नेचर बताओ, इसके मूलों की प्रकृति बताओ, तो फिर भी वही चीज़ आपको करनी है। ए बी और सी के कुछ भी आप मान लीजिए। मान लीजिए आपने ए का मान क्या मान लिया? ए का मान 1 मान लिया, बी का मान क्या मान लिया? 2 मान लिया, और सी का मान क्या मान लिया? 3 मान लिया। पुट कर दो, ए का मान 1, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है? 2, सी का मान 3, माइनस ए का मान 1, एक्स प्लस सी का मान 3, ए का मान 1, बी का मान 2 और बराबर 0। जरा हल करो, 2 में 3 जाएगा, -1 बचेगा, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। 3 में 1 गया, 2 बचा, 2 दूनी 4 प्लस का 4x, और 1 में 2 गया -1 गुणे 3 माइनस का 3 बराबर 0। माइनस से दोनों ओर जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, चिन्ह बदल जाएंगे। अब आप इसका d निकालिए। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b की जगह कितना है? -4 का स्क्वायर -4, और a की जगह कितना है? 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, और c की जगह कितना है? 3, तो 16 हो गया और -12, यानी क्या मिल गया आपको? 4 मिल गया। देखिए d 0 से बड़ा है ना, आपको क्या मिला है? 4 मिला है, और d 0 से बड़ा मिला तो सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए कि आप इस कंडीशन में पहुंच गए। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये इक्वेशन आपको दी गई है, इसके जो मूल निकलेंगे यानी x के 2 मान निकलेंगे वो वास्तविक होंगे ना। और कैसे होंगे? असमान होंगे। क्यों? क्योंकि d 0 से बड़ा है। अच्छा, अब अगर परिमेय अपरिमेय के आधार पे आपको बताना है, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि जो d हमारा निकला है वो आप देखिए, अगर पूर्ण वर्ग है, अगर d पूर्ण वर्ग है तो कैसे होंगे? मूल परिमेय होंगे। और अगर d पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो मूल कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। तो अब आप देखिए d क्या है? 4, और 4 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब d हमारा पूर्ण वर्ग में निकला, तो इसका मतलब ये किस कंडीशन में आ गया? परिमेय वाले में। तो अगर परिमेय और अपरिमेय के आधार पे आपको बताना है तो आप बताओगे ये जो दिया गया समीकरण है द्विघात, इसका जो आप विविक्त कर आप निकाले हो मान के, कुछ और मान मानोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन आएगा कंप्लीट स्क्वायर ही। ठीक है, तो वो है कंप्लीट स्क्वायर, और कंप्लीट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो इसका मतलब परिमेय है, और कैसे है? असमान है। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप अगर देखेंगे तो आपको घबराहट होगी, ऐसा मुझे अब नहीं लगता। आप कुछ और भी मान सकते हैं, a बराबर 5, c बराबर 7, और जो मर्जी आप मान लीजिए, ठीक है। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपको आंसर दूसरा मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से दे रहा हूँ, जिसे आप खुद करेंगे। आप क्या करिएगा, ये तो मैंने करके बता दिया, आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए हर जगह। आप यहाँ पर हर जगह क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए, और फिर आप बताइए कि जो है इसके मूल कैसे होंगे। ठीक है, मिटा देते हैं। क्वेश्चंस ज़रूर कुछ अच्छे अगर आपको लगे तो उनको लिखते रहिए, और याद रखिए जितना आप कॉपी पेन का यूज़ करेंगे उतना ही आप अपने आप को मजबूत करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब कह रहे हैं इसके रूट बताइए भैया, इसके रूट बताइए।
तो सबसे पहले सीधी बात है डी निकाल दो, क्योंकि सीधे से इक्वेशन तो बनी हुई दी गई है। यहाँ पर इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा अब आपको मानने की ज़रूरत भी नहीं है ना। यहाँ पर तो थोड़ा सा लग रहा था कि बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, इसलिए आपको मानना पड़ा था। यहाँ पर तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ऐसे मान भी सकते हो तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन अब देखिए डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, तो क्या हो गया, एक्स का गुणांक पी है तो पी स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है माइनस का क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया पी स्क्वायर 4 एकम 4 और माइनस का 4 गुणे माइनस का क्यू स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 स्क्वायर। अब आप देखिए ज़रा, ये डी का मान आया। अब ध्यान दीजिए पी का मान कुछ भी होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर पी का मान -2 भी है तो -2 का वर्ग करोगे तो प्लस ही तो हो जाएगा। ठीक उसी तरीके क्यू का मान कुछ भी होगा, लेकिन उसका वर्ग करोगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। उस पॉजिटिव को गुणा +4 से करोगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये भी हमेशा प्लस है और ये भी हमेशा प्लस है, और प्लस प्लस जोड़ोगे तो वो भी क्या आएगा, हमेशा प्लस ही आएगा। इसका मतलब आप ये जान गए कि ये जो ओवरऑल वैल्यू आने वाली है वो कैसी है, पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव है तो डी का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। और डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया तो आप कैसे कह दोगे, इसके मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं। और कैसे हैं, असमान हैं। देखिए दूसरी कंडीशन, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और अगर आप इसे कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो तो बता दो परिमेय है, और अगर नहीं बना सकते हो तो बता दो अपरिमेय है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है, और वहाँ पर यही आंसर था कि मूल वास्तविक हैं और असमान हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये वीडियो शायद लंबा हो रहा है, तो देखते हैं कितने मिनट का हुआ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, 45-46 मिनट का हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखेंगे कुछ आगे इस तरीके के सवाल, है ना। और देखिए क्या है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ ज़्यादा ही तेज़ पढ़ा रहे हैं। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है आप सभी लोग वेल डेवलप्ड माइंड वाले लोग हो सकता है कि आप मैथ बहुत दिन से ना पढ़े हो, तो आप कुछ चीज़ें स्किप कर गए हो। तो थोड़ा सा जब आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली हम दोनों लोगों के प्रयास सफल होंगे और आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। ध्यान रखिए कि यहाँ पर पूरे चैप्टर को बहुत सही तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो भी चैप्टर उठाया जाएगा। और प्रयास पूरा यही है, सितंबर तक हम लोग सारे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लें और कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगा लें। इसके लिए आपको मेरे साथ लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि ये 4 महीने की एक कठिन और सतत प्रक्रिया है। आप द्वारा दिया गया मुझे मोटिवेशन मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।